गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या आप लोगों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो अभी तक हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। बेसिकली आज मैं केवल इलस्ट्रेशन लूंगा। मैग्नेटिक फोर्स जो हमने पढ़ा है आई एल क्रॉस बी, अगर एल लेंथ की स्ट्रेट वायर हो तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको आई एल क्रॉस बी बोल सकते हैं। उसके एक छोटे से एलिमेंट को पे फोर्स निकालेंगे तो आई इंटू डी एल क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो वो हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन हमने अप्लाई किया था, तो आज वापस से उस पर और क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके अलावा कुछ केसेस में हमने मैग्नेटिक फील्ड अभी भी निकाली नहीं है, जैसे कि सॉलिडनॉइड में और टॉरॉइड में। तो वो केस हमारे बचे हुए हैं, तो वो भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आज क्लास के एंड में बताऊंगा कि मैं कल से क्या कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो एक इलस्ट्रेशन ले लें। सबसे पहले एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी पे ही अप्लाई करेंगे। अब हम लोगों को ये पता है कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है, जो कि अगर मैं फोर्स लिखूं ऑन डी एल लेंथ है ना, तो अब आप जानते हो कि फोर्स कितना होता है ऑन डी एल लेंथ। बताओ बताओ कितना होता है? आई डी एल क्रॉस बी, यही होता है। ठीक है, अगर डी एल लेंथ की जगह एल लेंथ है तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? फोर्स ऑन एल लेंथ कितना होगा? अगर एल लेंथ स्ट्रेट है तो, ठीक है याद रखो, अगर एल लेंथ स्ट्रेट है तो वो हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। ये तो क्लियर है ही आप लोगों को? क्लियर है ना? यस सर। इस वाले Yes, sir. से ये कैसे आ जाएगा? इस वाले से ये कैसे आ जाएगा? इंटीग्रेट करके, है कि नहीं? कैसे? अगर मैं कोई स्ट्रेट वायर ले लूं, है ना, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है आई, और उसमें से एक छोटा सा लेंथ ले लूं डी एल, तो मुझे पता है इस डी एल लेंथ से कितना फोर्स लगेगा डी एफ। वो कितना होगा? आई डी एल क्रॉस डी। अब मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे अगर यूनिफॉर्म है और ये पूरी वायर अगर स्ट्रेट है, तो मतलब मैं बता रहा हूँ आई डी एल क्रॉस बी से आई एल क्रॉस बी कब आ जाएगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड पूरे में यूनिफॉर्म है और अगर लेंथ पूरी स्ट्रेट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जितने भी छोटे छोटे डीएल लेंथ के वायर बनेंगे, उन सब डीएल लेंथ पे फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम उसको स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं। है तो वो वेक्टर, समझ गए? तो इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगा। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? आई बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा डीएल का इंटीग्रेशन और क्रॉस प्रोडक्ट विद बी। बताओ बी बाहर क्यों आ गया? जल्दी बताओ। बी वेक्टर सर फील्ड यूनिफॉर्म है। हाँ, समझ में आ गया तुम लोगों को, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है। सही है, ये डेरिवेशन लिख लो तुम अभी थ्योरी के अंदर, समझ रहे हो कि आई डी एल क्रॉस बी से आई एल क्रॉस बी कैसे बनेगा। देखो दो बातें हैं, एक तो डीएल लेंथ का इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आई करंट बाहर आ जाएगा। करंट बाहर क्यों आ जाएगा बताओ? क्योंकि ये वायर के जितने भी छोटे छोटे डीएल लेंथ है, उन सब में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो अलग अलग डीएल लेंथ के लिए भी सेम करंट होगा, तो इसलिए करंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्यों बाहर आ गया इंटीग्रेशन के? जैसे किसने बताया अभी कि फील्ड यूनिफॉर्म है, इसीलिए हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट वायर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डीएल के लिए सेम फील्ड है, और इसीलिए फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ गई। ऐसा करने के बाद हमारे पास केवल डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन बचेगा, और जितने भी डीएल है वो सारे एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ देखो डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं कितनी है, एल। तो आंसर आ जाएगा आई एल क्रॉस बी। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये फोर्स आप कब यूज करोगे? जब आपकी वायर आई एल क्रॉस बी वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब पूरी लेंथ ऑफ वायर के लिए फील्ड यूनिफॉर्म हो, और दूसरा उसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, कर्व्ड ना हो। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई? तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नोट करके, और तुम लोग भी लिख लो इसको, थ्योरी का पार्ट, के दिस रिजल्ट
is valid for uniform field and straight wire. straight wire, ये चीज बेटा नोट करके आप लोग लिख लो। फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जब वायर स्ट्रेट नहीं होगी तो ये रिजल्ट यूज नहीं कर पाओगे, और जब यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगी बेटा तब भी ये रिजल्ट यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए आप इसको नोट करो सब लोग। ठीक है, इसको नोट करो और फटाफट अभी क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, कर लेते हैं क्वेश्चन। अब ये देखते हैं कि जब वायर के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, वायर जहां पे रखी हुई है, जब फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तब हम कैसे कर सकते हैं। तो जरा देखो ध्यान से। एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, और सपोज ये वायर कंसिडर करते हैं। ये वायर, तो ये एक वायर है जिसमें कि आई करंट फ्लो कर रहा है, और वायर है पीक्यू। तो वायर का पीक्यू सेक्शन हमने ले रखा है, केवल कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, और ये आपका x इक्वल टू 0 वाला, इसका लेफ्ट वाला एंड x इक्वल टू 0 पे है, और राइट वाला एंड x इक्वल टू L पे है। और अगर आप इस डायरेक्शन में आगे जाओ, तो यहाँ पे वायर को थोड़ा थिक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि ये वायर रखी हुई है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में आगे जाओगे तो ये कौन सा हो जाएगा बोलो, एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस डायरेक्शन में आगे जाओगे तो कौन सा हो जाएगा, वाई एक्सिस। ठीक है, और जेड एक्सिस हो जाएगा तुम्हारी तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जेड एक्सिस। तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय B naught into 1 plus x by L into डायरेक्शन है, सपोज डायरेक्शन है k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर जो B नॉट है वो तो कांस्टेंट है, और इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एल, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर जगह पे k कैप डायरेक्शन में है, मतलब जेड एक्सिस के अलाउंग है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट के साथ फील्ड वेरी कर रही है। तो आपको बताना है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर PQ kept on x-axis as shown. Find magnetic force on wire PQ kept. मैं इसको ठीक से देता हूँ। Find magnetic force on wire PQ kept on x-axis as shown. ठीक है, तो मुझे बस ये बता दो कि क्वेश्चन क्लियर है आपको, लैंग्वेज से क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी बताओ बच्चों। यस सर। ठीक है, इसको फटाफट से अटेम्प्ट कर लो, और मैंने अभी समझाया था वो चीज यहाँ पे यूज होगी। क्या हम पूरी वायर के लिए आई एल क्रॉस भी लगा सकते हैं क्या, बताओ जरा। पूरी वायर के लिए एक साथ आई एल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पूरी वायर के अलग अलग जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटे से डीएल टुकड़े पे फोर्स निकालना पड़ेगा पहले, आई डी एल क्रॉस भी, और फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ आ गया, तो इसीलिए आपको सॉल्व आउट करना पड़ेगा।
नोट्स बेटा साथ ही साथ बनाते जाया करो, ठीक है, अलग से टाइम नहीं मिलेगा नोट बनाने का। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा और बाकी लोग भी इसको देखें मैं किस तरह से कर रहा हूँ। हाँ, आंसर भी लिख दिया कुछ लोगों ने, अच्छी बात है। तो आपका ये वाला जो रिजल्ट है आई एल क्रॉस बी, ये नहीं यूज हो पाएगा बच्चों। क्यों नहीं यूज हो पाएगा? क्योंकि जब आप एक छोटे से पार्ट पे लिखोगे आई डी एल क्रॉस बी और सारे पार्ट्स का फोर्स अगर आप ऐड करोगे इंटीग्रेट करके, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा और इसलिए ये वाला रिजल्ट यूज नहीं होगा। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, जरा इधर देखो। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मुझे ये पता है कि वायर मेरी ये रही, ये वायर रखी हुई है, ठीक है, देखते जाओ। ये वायर रखी हुई है, एक्स एक्सिस पे रखी हुई है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस या डॉट? बताना जरा, क्रॉस या डॉट? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताओ भाई, क्रॉस है कि डॉट है? सर डॉट। डॉट, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि एक्स ये रहा, वाई ये रहा, आई क्रॉस जे के, तो के क्या मतलब बाहर की तरफ है, मतलब जेड एक्सिस बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में बेटा, पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो फील्ड जो है वो डॉट है, डॉट डायरेक्शन में है। तो जब फील्ड डॉट डायरेक्शन में होगी तो इसका मतलब फील्ड इस डायरेक्शन में है, डॉट डायरेक्शन, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है फील्ड की डायरेक्शन। अब बताओ, अगर यहाँ पे करंट राइट की तरफ फ्लो कर रहा है तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? आईडीएल क्रॉस बी करके बताओ बच्चों। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आई पे हाथ को रखो, डीएल, आई डीएल क्रॉस बी, तो डीएल क्रॉस बी, तो इस तरह से रखो, डीएल के डायरेक्शन में अपने हाथ को इस तरह से रखो ताकि उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमा पाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, आउटवर्ड, तो डीएल क्रॉस बी फोर्स किधर होगा, जल्दी बताओ, फोर्स किधर होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस, फोर्स का डायरेक्शन होगा माइनस जे कैप, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डीएल वेक्टर ले लेता हूँ, छोटा सा डीएल वेक्टर ये रहा, देखो ये है छोटा सा डीएल वेक्टर, तो इस छोटे से डीएल वेक्टर पे जो फोर्स होगा वो होगा डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव आई, ये होगा डीएफ फोर्स। समझ में आ गया? और ये जो डीएल वेक्टर है ये पता है कैसे लोगे? ये तुम लोगे यहाँ से ओरिजिन से एक्स दूरी पे एक डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट, एक्स दूरी पे डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट, समझ में आ गया? तो एक्स दूरी पे जो डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट है उसका फोर्स होगा नीचे की तरफ, नेगेटिव आई डायरेक्शन में, आई डीएल क्रॉस बी करके देखना। और ये फोर्स डीएक्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई इंटू डीएक्स इंटू बी इंटू साइन 90। ये मैंने डीएल क्रॉस बी को क्रॉस प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड में लिख दिया है। आपको पता है ये क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये भी साइन थीटा। तो आपको पता है डीएल और फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, डीएल है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और फील्ड है जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो डीएल और बी के बीच में साइन 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए डीएल बी साइन 90। समझ में आ गया? और आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि जितने भी फोर्स होंगे वो सारे के सारे इसी डायरेक्शन में होंगे बेटा। ये फोर्सेस सारे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हैं, इसलिए हम लोग स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं। समझ गया? बोलते जाओ। यस सर। यस सर। क्या आ जाएगा, आई तो हर जगह सेम है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dx इंटू बी नॉट इंटू 1 प्लस एक्स ओवर एल,
और लिमिट लगेगी x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू l। तो आंसर आ गया i, ये आ जाएगा b नॉट बाहर की तरफ, अंदर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन आएगा x और x अपॉन l का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर अपॉन 2l और लिमिट आ जाएगी 0 से l। देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या आ जाएगा b नॉट इंटू l प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2l माइनस 0। तो ये आ जाएगा l प्लस l/2 मतलब 3l/2। तो आंसर आ गया i इंटू 3/2 l इंटू b नॉट। तो आप देख लो कि वायर के PQ सेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा। दिस इज फोर्स ऑन PQ सेक्शन ऑफ द वायर और इसका ये मैग्नीट्यूड है। और अगर डायरेक्शन के साथ लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, डायरेक्शन आ जाएगा माइनस दिक्कत। तो 3/2 i b नॉट माइनस दिक्कत आंसर। ठीक है, जरा बताना समझ में आया सारा? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर फील्ड वेरिएबल होगी तो छोटे छोटे टुकड़े लेने पड़ेंगे वायर के और हर टुकड़े पे फोर्स निकाल के, एक टुकड़े पे फोर्स निकाल के सारे टुकड़ों का फोर्स जोड़ना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। काम करो। ठीक है, अब मैं एक और केस ले रहा हूँ जिसमें कि वायर स्ट्रेट नहीं है, वायर कर्व्ड है। तो वो किसी भी शेप में हो सकती है कर्व्ड वायर, सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में, सेमी सर्कुलर फॉर्म में, सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में, या फिर पैराबोला के फॉर्म में, है ना। डिफरेंट डिफरेंट शेप के फॉर्म में हो सकती है वायर, अगर वो कर्व फॉर्म में हो तो। कर्व फॉर्म में होगी तब हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपने नोट ही कर लिया होगा। अगला एप्लीकेशन देख रहा हूँ फिर से आईडीएल क्रॉस बी का, और ध्यान से देखो। नेक्स्ट एप्लीकेशन, एक और इलस्ट्रेशन दे रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है देखना जरा। एक सेमी सर्कुलर वायर है और हमें अज्यूम करना है कि इस सेमी सर्कुलर वायर में, ये मैंने सेमी सर्कुलर वायर बनाया है, ये इसके एंड्स है P और Q। ठीक है, सो दिस इज अ सेमी सर्कुलर वायर जिसमें कि I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड इनवर्ट है। ठीक है, क्रॉस। तो ये फील्ड जो है पूरे रीजन में बी है। तो आप क्वेश्चन लिखो, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन semicircular part of the wire PQ, semicircular part of the wire PQ, kept in uniform field B if field is perpendicular to the plane of the wire, perpendicular to the plane of wire। और ये भी लिखने ना, सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ द वायर PQ carrying current I, carrying current I। ठीक है,
और सेमी सर्कुलर पार्ट का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो बस मुझे पहले तो ये बता दो कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? यस। ठीक है, इसको जरा अटेम्प्ट करो। थोड़ा इसका अप्रोच सोच सकते हो आप लोग। आई पाई आर बी गलत आंसर है, आई पाई आर बी नहीं आएगा। देखो हर्षित ने क्या किया है, मतलब कि कुछ बच्चे आंसर पता है क्या बोल रहे हैं, वो ILP लगाने की लगा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि इसका आंसर होगा आई इंटू पाई आर इंटू बी। ये बिल्कुल गलत आंसर है, दिस इज रॉन्ग। आंसर जो है गलत है, क्योंकि ये आंसर पता है कब लगता, ये आप अब आप सोच रहे हो कि ILP लगा दिया आपने, आप ये नहीं देख रहे हो कि एल और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो लेंथ है वो स्ट्रेट नहीं है बेटा, लेंथ कर्व्ड है। तो वो जो फॉर्मूला था वो केवल स्ट्रेट वायर के लिए यूज हो सकता है। तो आई पाई आर भी गलत आंसर है, दिस इज नॉट राइट। क्योंकि आपने क्या किया, सीधा सीधा वायर की लेंथ ले ली पाई आर, आई इंटू वायर की लेंथ पाई आर इंटू बी। गलत, ये तो आप तब लगा सकते थे जब पूरी की पूरी पाई आर लेंथ स्ट्रेट होती। समझ गए बात? तो स्ट्रेट तो नहीं है ना पाई आर लेंथ, अपनी गलती समझ रहे हो? ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो हम छोटे छोटे वायर के डीएल डीएल लेंथ लेकर के और फोर्स देखें कि हर एक डीएल लेंथ पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा है। तो आप ये पाओगे कि हर एक डीएल लेंथ पे जो फोर्स आएगा ना वो अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन नहीं आएगा। आप देखो, क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? क्या हर एक डीएल एलिमेंट पे फोर्स सेम डायरेक्शन में है कि अलग अलग डायरेक्शन में? बताओ। अरे आई डीएल क्रॉस भी करके देखो भाई और बताओ मुझे, हर डीएल एलिमेंट पे फोर्स सेम डायरेक्शन में है कि अलग अलग डायरेक्शन में है? रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो आप लोग। हाँ ठीक है प्रकट, तुम्हारा तो आंसर सही है। आई इंटू टू आर इंटू डी, जे कैप, जे कैप करो। ठीक है ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं।
एक तो हमारे पास जो छोटा तरीका है, शॉर्ट मेथड, उसको मैं पहले बताऊंगा। देखो, मुझे बताओ, अगर मैं इस वायर, क्या ये क्लोज लूप है? ये क्या क्लोज लूप है? क्या वायर क्लोज लूप है? नो सर। नहीं है ना, क्लोज लूप नहीं है ना। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज लूप बना दूं तो नेट फोर्स कितना आएगा, जल्दी बताओ। फोर्स ऑफ नहीं, लूप नेट फोर्स लूप पे, हाँ लूप पे कितना आएगा, पूरे लूप पे, अगर मैं क्लोज लूप बना दूं? मैंने कल पढ़ाया था। B into I into L into sin नहीं theta। नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। अगर मैं इसको क्लोज लूप पे कर, जीरो आएगा यार, जीरो आएगा। मैंने आपको बताया था, अगर मैं एक क्लोज लूप को क्लोज लूप कैरिंग करंट आई, अगर उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उस पर केवल टॉर्क लगता है, वो रोटेट होता है, वो ट्रांसलेट नहीं होता, उसमें ट्रांसलेशन नहीं होता, उसमें नेट फोर्स जीरो होता है। बताया था नहीं बताया था, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, तो इसमें हम वही फायदा उठाएंगे। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे P से Q की तरफ जाने वाला एक क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ पर डायमीटर के अलाउंड Q से P अपनी तरफ से वायर रख दो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये आपका कर्व सेक्शन, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेट सेक्शन। तो ये तो है ही, ये वाला। तो अब अगर आप देखो कि अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स किस तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लोगे ना, तो उस पर आई डी एल क्रॉस भी इधर फोर्स आएगा, तो फोर्स इधर लगेगा, इस तरह को ऐसे लगेगा फोर्स। फिर यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा, 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 इस वाले पार्ट पे फोर्स ऐसे लगेगा। क्या बच्चों ये फोर्स के डायरेक्शन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, छोटे छोटे डीएल लेंथ पे? चलिए बताओ, आ रहे हैं? अरे डीएल क्रॉस बी करो ना, यहाँ पे एक डीएल ले लो और बी किधर है, अंदर, तो डीएल क्रॉस बी इस तरफ लगेगा। यहाँ पर ले लो ऊपर, डीएल क्रॉस बी इस तरफ लगेगा। यहाँ पर ले लो डीएल क्रॉस बी इस तरफ लगेगा। क्या आपको ये फोर्स के डायरेक्शन समझ में आ गए? रिस्पॉन्स? यस सर। और नीचे मैंने अपनी तरफ से एक वायर डाल दी है, स्ट्रेट वायर डायमीटर के लॉन्ग, और उसमें मैं अपनी तरफ से करंट डाल दूंगा इस तरफ, क्यू से पी की तरफ। तो पी क्यू बीच में लिख देना आर। तो मेरे पास अब दो सेक्शन ऑफ वायर हो गए, एक कर्व पार्ट जिसमें कि पी आर क्यू, और जो क्यू से पी स्ट्रेट पार्ट है उसमें कौन सी डायरेक्शन में फोर्स आएगा बताओ, करके देखो। डीएल क्रॉस बी नीचे, तो इस पे फोर्स नीचे आएगा, इस पे भी नीचे आएगा, इस पे भी नीचे आएगा, इस पे भी नीचे आएगा। समझ में आया आप लोगों को? और अगर मैं इसको कंप्लीट लूप की तरह ले लूं, तो अगर इस पूरे लूप पे फोर्स कितना आएगा बताओ? कर्व पार्ट प्लस फ्लैट पार्ट पे मिला के फोर्स कितना आएगा? जीरो। जीरो। अब तुम अगर ये वाला फोर्स, इस फोर्स का इंटीग्रेशन करोगे ना, तो तुम्हें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, समझ रहे हो? क्योंकि सारे फोर्स एक डायरेक्शन में नहीं है बच्चों। तो तुम्हें समझ में आ गया? आई इंटू, इसलिए आई इंटू पाई आर इंटू पी आंसर नहीं है, क्योंकि अगर ये सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते बेटा, तो इंटीग्रेशन हो जाता ना, आईएल भी हो जाता। लेकिन ये सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे और इनके वाई कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा इंटीग्रेट करके। लेकिन जो नीचे वाली स्ट्रेट वायर है उसपे क्या आईएल भी लग सकता है डायरेक्ट, क्योंकि सारे फोर्सेस एक डायरेक्शन में। जल्दी बोलो। यस सर। लग जाएगा। तो ये वाली नीचे वाली वायर की लेंथ कितनी है बेटा? 2r। तो इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं, अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि नेट फोर्स on closed loop is force on
curved part plus force on flat part, और ये सारा मिला के कितना होगा 0। इसलिए कर्व पार्ट पे जो फोर्स होगा वो फ्लैट पार्ट वाले फोर्स का ऑपोजिट होगा, है ना। इसलिए मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों मिला के 0 होगा, इसलिए फोर्स ऑन कर्व पार्ट is in the negative opposite direction of force on flat part. अरे फोर्स ऑन फ्लैट पार्ट कितना है बच्चों बताओ, I into 2R into B, समझ में आया। I into 2R into B, 2R क्या है, इस फ्लैट पार्ट डायमीटर वाली वायर की लेंथ, आया समझ में, बोलो। यस हाँ, तो इसीलिए जो फ्लैट पार्ट है उस पे फोर्स आएगा I into 2R into B नीचे की तरफ, तो जो कर्व पार्ट है उस पे फोर्स आएगा I into 2R into B ऊपर की तरफ, काम खत्म। तो ये इस तरह से ट्रिक से कर सकते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। है ना, मैंने क्या बोला कि मुझे फिर से देखो, फिर से समझो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेमी सर्कुलर पार्ट है, तो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, मैंने नीचे वाले पार्ट पे भी आई करंट फ्लो करा दिया और इसको एक क्लोज लूप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये P R और Q और फिर QP, तो ये जो QP सेक्शन है ना, इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ I into 2R into B, तो इसीलिए ये जो कर्व वायर है इस पे भी फोर्स होगा ऊपर की तरफ I into 2R into B, ताकि फ्लैट पार्ट पे I into 2R भी नीचे की तरफ और कर्व पार्ट पे I into 2R भी ऊपर की तरफ, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, बोलो। इसीलिए अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं और अगर मैं इसको वाई एक्सिस मान लूं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बताना, फोर्स ऑन सेमी सर्कुलर पार्ट कितना आएगा ऊपर देख के बताओ, I into 2RB डायरेक्शन जे कैप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सब बच्चों को? Yes, sir. हाँ, तो हमने ट्रिक लगा दी ना, एक तरह से ट्रिक की तरह काम किया हमने कि फ्लैट पार्ट पे जितना फोर्स नीचे, कर्व वाले पार्ट पे उतना ही फोर्स ऊपर। तो फिर हम कर्व वाले पार्ट पे क्यों निकालेंगे यार, कर्व वाले पार्ट पे तो हमें इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि कर्व वाले पार्ट पे तो डिफरेंट डीएफ फोर्सेस जो है आईडीएल सारे अलग अलग डायरेक्शन में। देखो मैंने डायरेक्शन दिखाया राइट बैंड डायग्राम में, तो इसलिए हम तो फ्लैट पार्ट पे निकाल देंगे। फ्लैट पार्ट पे निकालना तो आसान है, फ्लैट पार्ट के लिए तो आई एल क्रॉस बी सीधे सीधे लगा सकते हो, क्योंकि उसमें डिफरेंट डीएल एलिमेंट्स पे फोर्स सारे एक ही डायरेक्शन में है। तो बस आई इंटू 2RB होगा फ्लैट पार्ट पे नीचे की तरफ, तो आई इंटू 2LB होगा सेमी सर्कुलर पार्ट पे ऊपर। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझ लो अच्छे से। तो ये जो है ना, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये आपके लिए मेथड 1 है। मैं आपको मेथड 2 से भी करके बताऊंगा। ये है मेथड 1, जिसमें कि हमने ट्रिक से कर लिया कि हमें पता है कि अगर हम सेमी सर्कुलर पार्ट पे निकालना चाहते हैं तो हम उसको पहले अपनी तरफ से एक वायर ऐड कर दें 5 मीटर के लॉन्ग, तो फिर वो एक क्लोज लूप बन जाएगा। और हमें पता है कि क्लोज लूप होता है, जो क्लोज लूप पे नेट फोर्स 0 होता है, इसीलिए फ्लैट पार्ट पे जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो सेमी सर्कुलर पार्ट पे लगेगा।
ताकि क्लोज लूप पे नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लोज लूप कैरिंग करंट पे नेट फोर्स 0 होता है जब भी क्लोज लूप को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो हमने उस वाले कॉन्सेप्ट का फायदा उठा लिया और हमने ये मेथड 1 से कर लिया। और मेथड 2 क्या होगा जल्दी बताओ, मेथड 2 क्या होगा? व्हाट विल बी मेथड 2? मेथड 2 बताओ क्या होगा, तरीका बताओ मेथड 2 का, मेथड 2 में क्या करने वाले हैं? बोलो बच्चों। इंटीग्रेशन। हाँ, मेथड 2 में मैं इंटीग्रेशन करके निकालने वाला हूँ, क्योंकि मेथड 2 में तो क्या करेंगे कि जो हमारा सेमी सर्कुलर पार्ट है उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स पे सारे फोर्सेस, देखो मैंने राइट साइड में दिखाए हैं, रेडियल डायरेक्शन में है, तो मेरे को कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे सारे वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट्स को मैं ऐड कर दूंगा और एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट मेरे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में मैं निकाल दूंगा। तो उसके लिए मेरे को एक्चुअल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वैसे करो, मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वाले तरीके से, ये ट्रिक वाले तरीके से। ठीक है, तो ये मेथड 1 आप लोग नोट कर लो फटाफट, मैं इसको रफ कर देता हूँ और दूसरे तरीके से कर देता हूँ मेथड 2 से। ठीक है, आई होप तुमने नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो अब हम कर रहे हैं मेथड 2 से, और मेथड 2 जो है वो एक्चुअल इंटीग्रेशन है, क्योंकि अगर मैं इसको बना लूँ फिर से एक बार देखो ध्यान से, तो ये हमारा सेमी सर्कुलर वायर है, इसकी लेंथ पाई आर है, लेकिन इस पे आई एल क्रॉस भी करके, डायरेक्ट आई एल भी करके नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसके अलग अलग छोटे छोटे एलिमेंट्स पे जो फोर्स है वो अलग अलग डायरेक्शन है। और ऐसा क्यों हो रहा है देखो, ये सेंटर है सपोज, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस मान लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे एक डी थीटा एलिमेंट ले लूँ, थीटा एंगल पे एक डी थीटा एलिमेंट ले लूँ, तो इस डी थीटा एलिमेंट के अंदर जो वायर की लेंथ है बेटा वो कितनी होगी? आर डी थीटा, बोलो। तो यहाँ पर जो लेंथ आएगी ना वो कितनी होगी, ये वाली लेंथ बच्चों? आर डी थीटा, समझ में आ गया? और इस पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, लाइक दिस। तो इसमें जो फोर्स आएगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा बताना, इस छोटे से एलिमेंट पे। यहाँ पे जो छोटी सी लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, इस लेंथ पे फोर्स किधर आएगा? डीएल क्रॉस बी, रेडियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ ये फोर्स आएगा इस तरफ। इस फोर्स को मैं बोलूंगा डी एफ, डी एफ। और इस छोटी सी वायर की लेंथ कितनी होगी मैंने अभी बताई थी, जल्दी बताओ। आर डी थीटा, क्योंकि आर्क होगा ना, तो आर्क क्या होता है? रेडियस इनटू एंगल। और ये जो छोटी सी लेंथ है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? डी थीटा। ऐसी ही एक लेंथ यहाँ पे कंसीडर कर लो सामने, ऐसी, ये देखिए इस पे फोर्स किधर आएगा? डीएल क्रॉस बी, इस तरफ आएगा। तो इस पे जो फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा, डी एफ। आया समझ में बात? अब आप इस डी एफ फोर्स की कॉम्पोनेंट करो बच्चों, जल्दी जल्दी करो। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस तरफ क्या आएगा बोलो? डी एफ कॉस थीटा। इस तरफ क्या आएगा बोलो?
डी एफ साइन थीटा, ऐसे ही इधर से भी यही होगा, इस तरफ क्या आएगा डी एफ कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आएगा डी एफ साइन थीटा। तो इस वाले छोटे से पार्ट पे डी एफ कॉस थीटा राइट की तरफ, और इसके सामने जो दूसरा छोटा सा पार्ट है उस पर डी एफ कॉस थीटा लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे बताओ कि इसका डी एफ कॉस थीटा और इसका डी एफ कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं आमने सामने वाले छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स लूंगा बहुत सारे लाइक दिस, तो आपस में पेयरिंग कर लेना, इस तरीके से पेयरिंग कर लेना। तो छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स की पेयरिंग कर लोगे आमने सामने, तो सबके डीएल एलिमेंट डीएल कॉस थीटा, डीएफ कॉस थीटा वाले फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे और सबके डीएफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। इसलिए मैं इंटीग्रेट करूंगा डीएफ साइन थीटा को, क्योंकि डीएफ कॉस थीटा जो है वो पेयर में कैंसिल हो जाएंगे, और डीएफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या लगाऊंगा मैं, जल्दी बोलो। 0 से 180 डिग्री, क्योंकि अगर मैं 0 से यहाँ से एंगल नाप रहा हूँ एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे ले रहा हूँ मैं एलिमेंट, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे मैं ले रहा हूँ एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट। तो सारे लेंथ के एलिमेंट कन्वर्ट कंसिडर करने हैं तो 0 से लेके 180 तक लेना पड़ेगा, तो 0 से लेके 180 तक ले लेना। और अगर तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन में डी एफ साइन थीटा की जगह 2 डी एफ साइन थीटा ले रहे हो, तो लिमिट में क्या बदलाव करोगे, जल्दी बताओ। या तो डी एफ साइन 0 to 90. हाँ, या तो डी एफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 180, या फिर डी एफ 2 डी एफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 90, बात एक ही पड़ेगी, करके देखिएगा। ठीक है, अब बताओ डी एफ फोर्स कितना होगा, आई डी एल क्रॉस बी, तो आएगा आई डी एल कितना आएगा, आर डी थीटा, उसकी लेंथ छोटे से पार्ट की, इंटू फील्ड बी इंटू साइन 90, क्योंकि यहाँ पर पता है कि डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन 90 आएगा इंटू साइन थीटा इंटीग्रेशन। देख लो यहाँ पे ध्यान से, क्या रहेगा आई आर बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। क्या रहेगा आई आर बी माइनस का कॉस थीटा 0 से 180, तो 0 से 180 में लिमिट लगाओगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो आंसर आ गया आई आर बी, यहाँ पे लिमिट लगा लो, ये आएगा माइनस का कॉस 180 माइनस का माइनस कॉस 0, तो आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2 आई आर बी। और फोर्थ कौन से डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये इंटीग्रेशन वाला मेथड समझ में आ गया बच्चों, जल्दी बोलो। बोलो भाई, इंटीग्रेशन वाला मेथड समझ में आ गया। Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, तो सोलिनॉइड और टॉरॉइड की फील्ड तो मैं आपको कल करा दूंगा, जो मेरा रह गया है। लेकिन एक काम करते हैं, डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं डिफरेंट केसेस, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको डाइपोल मोमेंट निकालना दिखाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट करंट के लिए। अब देखो आप, नेक्स्ट इसको हटा दूं मैं, इसको रब इसको फटाफट नोट कर लो, इसको हटा देता हूँ।
ठीक है बच्चों, आई थिंक तुमने नोट कर लिया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। देखो डिफरेंट केसेस में, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखो बेटा कि फाइंड डायपोल मोमेंट corresponding to motion of point charge particle, corresponding to motion of charged particle, charge है q, moving on circular path of radius r with constant speed v, with constant speed v। आपको डायपोल मोमेंट निकालना है बच्चों। अगर कोई हाँ, क्या लिखा है मैंने, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। फाइंड डायपोल मोमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज q मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है लिखा हुआ? बोलिए। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, जरा निकाल के बताओ। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जल्दी बताओ फटाफट। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे डायपोल मोमेंट निकालने के लिए? इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो बच्चों, मुझे फॉर्मूला चाहिए। पहले फॉर्मूला बताओ, आंसर मत बताओ, फॉर्मूला बताओ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा डायपोल मोमेंट निकालने के लिए? क्या फॉर्मूला बताया मैंने डायपोल मोमेंट? आई इंटू एरिया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आई इंटू एरिया लगाओ बेटा, आई इंटू एरिया लगाओ और आंसर निकालो सब लोग जल्दी जल्दी। है ना, एक काम और करना, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना क्वेश्चन के अंदर। विद कांस्टेंट स्पीड ना लिख करके कांस्टेंट एंगुलर स्पीड लिख देना बच्चों। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब सही है। तो मुझे आंसर चाहिए चार्ज पार्टिकल, चार्ज क्यू, रेडियस आर और एंगुलर स्पीड ओमेगा के टर्म्स में आंसर चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों ने कर ही लिया होगा और कई लोगों ने सोच लिया होगा कैसे करना है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है देखो, और वो सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है बच्चों, तो जैसे एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है
तो करंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। करंट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं क्रॉस सेक्शन ले लूंगा तो इस क्रॉस सेक्शन को क्यू चार्ज ने क्रॉस किया, और जब किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्यू चार्ज क्रॉस करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए चार्ज क्रॉस करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन को तो करंट आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो। करंट आएगा, करंट माना जाएगा ना वहां पे, राइट? और वो करंट कितना होगा? अब ये क्यू चार्ज हर समय हर जगह तो हो नहीं सकता, लेकिन ये क्यू चार्ज इस जगह पे अभी है, और बताओ ये क्यू चार्ज अभी यहाँ पर है, तो कितनी देर बाद दोबारा क्रॉस करेगा इसी जगह पे? अभी यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है इस जगह से, तो कितनी देर बाद यहाँ पे ये दोबारा क्रॉस करेगा? जल्दी बताओ। उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? कितनी देर बाद ये दोबारा क्रॉस करेगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, बिल्कुल सही। तो इसीलिए मैं इसमें एवरेज करंट निकाल सकता हूँ किसी भी जगह पे, और एवरेज करंट होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। कितने टाइम में कितने चार्ज ने क्रॉस किया? समझ में आ रहा है? करंट का यही तो डेफिनेशन होता है। एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट होता है डी क्यू बाय, है कि नहीं? तो एवरेज करंट लगाओ, क्योंकि किसी भी जगह पे चार्ज हर वक्त तो क्रॉस कर नहीं रहा, लेकिन हमें ये पता है कि किसी भी एक जगह से अगर चार्ज क्रॉस करके गया है तो एक टाइम पीरियड के बाद वो दोबारा क्रॉस करेगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं टाइम पीरियड ले लूँ टी, तो उस टाइम पीरियड में कितना चार्ज क्रॉस करेगा? क्यू। यहाँ पे टी क्या है बच्चों? टाइम पीरियड। समझ में आया कि नहीं आया? एवरेज करंट बोले जल्दी। आ गया? अच्छा, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ये पता है कि नहीं पता आप लोगों को? बोलो। Yes, sir. तो फिर मैं टाइम पीरियड को क्या लिख सकता हूँ? टाइम पीरियड को मैं लिख लूंगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, और मेरे को पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों? करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया किसका? लूप का। तो यहाँ पे करंट कितना आएगा? बोलो। करंट आएगा क्यू अपॉन टी, एवरेज करंट, और एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। और टाइम पीरियड को क्या लिख लोगे? जल्दी बोलो। टाइम पीरियड को क्या लिख लोगे? अरे टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हो? हम्म, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये रहा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसमें यहाँ पे रख दो, तो आंसर कितना आ गया? Q अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आंसर आ गया Q पाई से पाई कैंसिल हो गया। देखो फाइनल आंसर बताओ। फाइनल आंसर आ गया Q ओमेगा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये आपको समझ आ गया? अब इसमें आप एंगुलर मोमेंटम निकालो, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का कितना रेशियो आएगा मेरे को बताओ। एंगुलर मोमेंटम देखो कितना आएगा। अगर कोई m मास का पार्टिकल है, एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन, एंगुलर मोमेंटम पता है आप लोगों को क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p। इन लोगों को रोटेशन आता है। लीनियर मोमेंटम को r वेक्टर से क्रॉस करो,
तो आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा यहाँ पे, सेंटर के अबाउट अगर निकालते हो तो ये आर वेक्टर आ गया, और लीनियर मोमेंटम आएगा इस तरफ, और लीनियर मोमेंटम कितना आएगा बोलो, एम बी। तो यहाँ पे आर वेक्टर और एम बी वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, एम बी आर। जल्दी बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी बताना जरा, आर और पी, तो वो आएगा आर क्रॉस पी अंदर क्लॉकवाइज, आर क्रॉस पी अंदर। यहाँ पे पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, तो आएगा आर का मॉड इंटू एम बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन 90, क्योंकि आर वेक्टर और लीनियर मोमेंटम में एंगल 90 है, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा एम वी आर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, याद रखना, डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, और वो होता है डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम किसी भी रोटेटिंग चार्ज के लिए। कितना आएगा बताओ, डाइपोल मोमेंट आ गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, और एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, एम वी आर। और यहाँ पे v को क्या लिख सकते हो बताओ, जल्दी बताओ, v को क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर। हाँ, v को लिख सकते हो आर ओमेगा। सर्कुलर मोशन में आपने सीखा ही है ना, मैंने सिखाया था आपको। तो यहाँ पे v को यहाँ पे रख दो आर ओमेगा, तो ये रेशियो कितना रहेगा, q ओमेगा, लिख देता हूँ, q ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय m इंटू v की जगह आर ओमेगा इंटू आर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बताओ, हो रहा है क्या कैंसिल, ओमेगा आर स्क्वायर Yes, sir. ओमेगा आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आ गया एंगुलर मोमेंटम, डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कितना आ गया, q अपॉन 2m। और ये होता है, अब ये जो है ना, ये तुम किसी भी के लिए भी लगा सकते हो, किसी रोटेटिंग चार्ज q के लिए। दिस फॉर्मूला, दिस रेशियो है ना, दिस इज रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। देख लो यहाँ पे, दिस इज डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, ये रिलेशन ना आप लोगों को याद रखना। अच्छा, क्यू अपॉन एम को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में, बताना जरा, किसी को पता है क्यू अपॉन एम को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, क्यू अपॉन एम को क्या बोलते हैं, क्यू अपॉन एम को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो ये केवल स्पेसिफिक चार्ज पे डिपेंड करता है, और ये ओमेगा के इंडिपेंडेंट होता है। आप देख लो, अगर आप इसमें एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा भी दोगे तो भी डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल चार्ज और मास पे डिपेंड करेगा, जिस चार्ज को हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये रिजल्ट समझ में आ गया बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, और ये और बहुत जगहों पे यूज होगा, मैं आपको यूज कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब मैं आपको ना एक होमवर्क दे रहा हूँ, या फिर अभी अपनी तरफ से ही पढ़ा लूंगा। चलो ठीक है, मैं आपको जो भी होमवर्क दूंगा मैं आप ग्रुप पे लिख दूंगा, और वो होमवर्क आप लोगों को करना है, और हम लोग परसों से उसका डिस्कशन करेंगे, एनसीईआरटी का शायद, जहाँ तक है। कल तो मैं अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा, और फिर परसों से हम एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे, जो भी है मैं अनाउंस कर दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, ये सारा नोट कर लो फटाफट।
ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं, बाय।